ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आप कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है और वो फोर्स कितनी होती है, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब कोई कंडक्टर हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल हैं बहुत सारे। जब वो कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कितनी फोर्स कैलकुलेट करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम सपोज कर रहे हैं ये हमारे पास स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। इस तरफ को एक्स एक्सिस, इस तरफ को वाई एक्सिस, इस तरफ को जेड एक्सिस। हमने यहां पे एक कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ L है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ को, करंट I इज फ्लोइंग अलोंग जेड डायरेक्शन। और एक्स एक्सिस के इस तरफ को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यही कि सपोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L is placed in a magnetic field such that magnetic field is acting along x-axis and the current is flowing in the conductor along z-axis. If the current is flowing along z-axis, then the direction of the velocity, क्योंकि ये जो करंट है ये इस तरफ को मूव कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी करंट से। तो हम जो मैंने अभी कहा इसको आप इनवर्स लिख सकते हैं। तो I हमारे पास करंट है थ्रू कंडक्टर, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट कर रही है। स्मॉल b जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां कितने हमारे पास L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और कैपिटल A इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन ए मूविंग इलेक्ट्रॉन due to magnetic field is F is equal to, हमने पढ़ा है F is equal to Q V क्रॉस V। ये हमने फार्मूला पढ़ा है फोर्स का। यहां जो Q है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -E लिखते हैं, तो -E B क्रॉस V। ये फोर्स लग रही है, मैं इसको स्मॉल f लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स लग रही है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर रहा है, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। हमने n जो है स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n।
देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n होते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। इसका सारे का वॉल्यूम कितना है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, लेंथ है l, तो n इंटू a l, ये बन गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना होगा? देयरफॉर टोटल चार्ज q इज इक्वल टू n a l, और साथ में क्या लगेगा? e, e नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? माइनस की होता है। देयरफॉर टोटल फोर्स कितनी होगी? ये तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकाली थी, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितनी लगेगी? टोटल फोर्स ऑन ऑल चार्जेस, ऑल चार्ज पार्टिकल इज, कैपिटल F लिख दिया मैंने इसको, क्या होगी? स्मॉल f होगी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? माइनस n a l इंटू e। तो स्मॉल f की वैल्यू लिखिए, माइनस n a l e। स्मॉल f की वैल्यू है, टोटल चार्ज है ये, सॉरी ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं NaL, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए NaL इंटू टोटल फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगती है इतनी, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? NaL, तो कितनी फोर्स होगी? NaL, मैंने NaL लिखा इंटू माइनस E B क्रॉस B, तो किसके बराबर आ गई है? F इज इक्वल टू माइनस n a l e ब्रैकेट B क्रॉस B। ये टोटल फोर्स आ गई हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। तो जब हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितनी फोर्स लगी है? वो फोर्स लगेगी इस पूरे कंडक्टर के ऊपर। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एस आपने पढ़ा है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा है। I इज इक्वल टू n e a v। मैं यहाँ d नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ भी d वर्ड यूज नहीं किया है, तो मैंने सिर्फ लिखा n e a v। v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वैल्यू होती है I की। देयरफॉर F इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक नेगेटिव साइन भी मैं लगा रहा हूं साथ में। क्यों? क्योंकि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। करंट इस तरफ को है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है। और देयरफॉर F इज इक्वल टू n e, यहाँ पे n e a v, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? I। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes F इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहां पे, देखिए, माइनस n a, आगे मैंने लिख दिया E, मैंने B को बाहर ले लिया, L को अंदर लिख दिया, V ब्रैकेट में लिख दिया मैंने L इंटू V। ये n मैंने वही वर्ड लिखे जो यहां पे है। n a e इंटू v किसके बराबर होता है? I। F इज इक्वल टू n e a की जगह लिख सकते हैं हम I इंटू L क्रॉस B। मैंने यहां नेगेटिव साइन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि करंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। the direction of current and velocity is opposite
इसलिए मैंने ये नेगेटिव साइन यहां से हटा दिया। तो कितनी फोर्स आ गई? फोर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? Therefore F is equal to I L क्रॉस V। L हो गया उस तरफ का जो वेक्टर जिस तरफ को करंट है, L वेक्टर, ये लेंथ है, लेंथ इज नॉट ए वेक्टर, लेकिन जब इसको हम करंट के साथ जोड़ देते हैं तो ये वेक्टर बन जाता है। L वेक्टर हैज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यदि मतलब ये करंट की ही डायरेक्शन है, यदि करंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा हो और F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहां पे आप स्पेशल केस देख लीजिए, जैसे हमने पिछली बार देखा था। If number 1, if theta is equal to 0 or 180 degree, then sin 0 कितना होता है? sin 0 और sin of 180 डिग्री कितना होता है? दोनों ये 0 होते हैं। तो फोर्स कितनी होगी? इसका मतलब है यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखें, इसी तरफ को रखते, इसको घुमा करके इसी तरफ को रखते, तो कितनी फोर्स लगनी थी? 0। सेकेंड सिचुएशन है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। देयरफॉर F इज इक्वल टू आई एल बी। तो फोर्स क्या लगेगी उसके ऊपर? F इज मैक्सिमम व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर is placed normal मतलब perpendicular, normal to magnetic field। और यदि मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यदि करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए तो फोर्स कितनी होगी? 0। पैरेलल या एंटी पैरेलल फोर्स कितनी होगी? 0। नॉर्मल तो फोर्स कितनी होगी? मैक्सिमम आई एल पी। इस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, फोर्स का फॉर्मूला आया था हमारे पास आई एल क्रॉस बी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स can be known by using left hand Fleming rule। इसको याद रखना है, Fleming rule। इसमें क्या है? You stretch your hand, left hand, in such a way that your thumb, your forefinger, this is your forefinger या first finger इसको बोलते हैं, and middle finger, they are mutually perpendicular to each other। देखिए ये फिंगर और ये फिंगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये फिंगर और ये फिंगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये फिंगर ये भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फिर से सुन लीजिए, you stretch your hand, left hand in such a way that your thumb, forefinger and middle finger are perpendicular to each other। If then if magnetic field direction is along the forefinger and the direction of the current is along the middle finger, then the direction of the force is given by thumb। The direction of the force is given by thumb। आप देख सकते हैं, you stretch your hand in such a way, ये z डायरेक्शन है इस तरफ को, you stretch your left hand in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field, this middle finger points in the direction of current, then the thumb gives the direction of force।
ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, इसको आप एक बार फिर से सुन लीजिए। इफ यू स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब, forefinger and middle finger, they are mutually perpendicular to each other, then the forefinger gives the direction of magnetic field, the middle finger points in the direction of current, then the direction of the force will be given by the direction of your thumb. Okay, this is the Fleming left hand rule. This article is very very important. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि what is the force experienced by a current carrying conductor when it is placed inside the magnetic field. और इस कंसेप्ट का हम आने वाले आगे के कंसेप्ट में भी इसका यूज करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से आपने मेमोराइज करना है। थैंक यू।